घर तो है नीलम का। इतने देर से डोरबेल बजा रहे हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। नीलम, नीलम बेटा। हो सकता है सामने कोई नहीं होगा। अरे ना जाने कौन गंवार है जितने देर से डोरबेल बजा जा रहा है। अरे सब्र करो भाई, कौन है? आ रही हूँ। अरे नमस्ते समधन जी। हाँ आइए बैठिए ना। वैसे आप लोगों को इधर कैसे आना हुआ? जी हमारे पोते का पहला जन्मदिन है तो उसी का न्योता देने आए हैं। हमने सोचा इसी बहाने हम नीलम का ससुराल भी देख लेंगे। अच्छा अच्छा। नीलम, ओ नीलम, जरा सामने आओ, तुम्हारे बुआ फूफा जी आए हैं। अरे बुआ फूफा जी आप कैसे हैं आप लोग? ठीक है नीलम, तुम अपने बुआ फूफा जी को चाय नाश्ता करवाओ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। वो क्या है ना बुआ जी, आज सुबह से ही मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आराम करने चली गई। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो बस जा ही रहे हैं। वो तो काट बांटने निकले थे तो सोचा बहुत दिनों से तुझे देखा भी नहीं है, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए हम लोग काट के बहाने आ गए। और ये ले बेटा, ये तेरे भतीजे के पहले जन्मदिन का कार्ड है। तुम लोग जरूर आना बेटा नीलम, और हाँ अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। वो समधन जी की तबीयत खराब है इसलिए समधन जी तो आराम करने चले गई बेटा, इसलिए ये कार्ड हम तुम्हें ही दे देते हैं। जी बुआ जी ठीक है, तो बेटा हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बुआ जी, कम से कम चाय तो लेनी ही पड़ेगी आप लोगों को। नहीं नहीं बेटा, हम लोग फिर कभी आएंगे, अभी तो हम लोग जरा जल्दी में हैं। नीलम की बुआ फूफा जी मुश्किल से 5-10 मिनट नीलम के ससुराल में रुकते हैं। नीलम की बुआ फूफा जी को नीलम की सास का इस तरह से बेरुखा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो लोग काट देकर वहाँ से जल्दी ही निकल गए। और जैसे ही नीलम की बुआ फूफा जी वहाँ से जाते हैं वैसे ही नीलम की सास वहाँ आकर बैठ जाती है और नीलम को न जाने क्या क्या सुनाने लगती है। मैंने हमेशा ये बात नोटिस की है कि जब भी मेरे मायके पक्ष से कोई भी आता है तो मम्मी जी का व्यवहार ऐसे ही बेरुखा सा हो जाता है, वो कभी मेरे मायके वालों के साथ बैठती नहीं है। अरे इन लोगों को भी ना संडे के दिन भी चैन नहीं है, बस मुंह उठाए और चलते बने। आए दिन इसके मायके से कोई ना कोई आते ही रहता है, बड़ी अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरी। अरे समझ में नहीं आता ये इसके मायके वालों को कोई काम धाम होता है या नहीं, जब देखो तब कभी इसका न्योता कभी उसका न्योता, बस मुंह उठाए यही पहुंच जाते हैं। अरे हमारे भी तो मायके वाले थे लेकिन हमारे मायके से तो कभी इतना न्योता नहीं आया। हमारे मायके से तो कोई हर रोज जैसे उठकर नहीं आ जाता जैसे बहू के मायके से आ जाते हैं। अरे शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, इस तरह बार बार आते रहते हैं अपनी बेटी के ससुराल। नीलम की सास जब भी नीलम के मायके से कोई भी जाता तो 2-3 दिन तक बस अपने शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती और जानबूझकर नीलम की सास इतने जोर जोर से बोलती ताकि उनकी आवाज नीलम तक सुनाई दे। अरे खास मैंने अपने बेटे की शादी से पहले अपनी बेटी की बात मान ली होती। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा था कि मम्मी इतने बड़े कुंबे वाले के घर रिश्ता मत करो, लेकिन मैं ही पागल थी जो खुश होकर अपने बेटे का रिश्ता जोड़ गई वहाँ। इसी तरह नीलम की सास की शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं करती और ये 2-3 दिन तक लगातार चलते रहता है। जब भी इस घर में दीदी आए, मामा जी आए, मामी जी आए, बुआ मौसी चाची कोई भी आ जाए, मम्मी तो बड़ी खुश होकर उन लोगों से बात करती है, उनकी खातिरदारी करवाती है मुझसे। लेकिन मेरे मायके से कोई आ जाए मम्मी जी का मुंह बनने लगता है और 3-4 दिन तक मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि मेरे मायके वाले ऐसे हैं, मेरे मायके वाले वैसे हैं। अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है तो कोई भी कार्यक्रम में वो लोग मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। न्योता देने आते हैं उसमें भी दिक्कत, कोई न्योता ना दे गलती से उसमें भी दिक्कत। अभी 3 महीने पहले ही की तो बात है, मेरी बुआ की बेटी के ससुराल में कोई कार्यक्रम था तो वो लोग हमें काट देना भूल गए तो मम्मी जी का तो मुंह ही चढ़ गया था। तब तो मम्मी जी मुझे कितना सुनाई जा रही थी कि वो लोग मुझे भूल गए, मेरे परिवार वाले मुझे कोई चाहता नहीं है और ना जाने क्या क्या सुना रही थी। कुल मिला के चिट भी मेरा और पट भी मेरा, मम्मी जी का यही रोल रहता है घर में। जहाँ से न्योता नहीं आएगा वहाँ जाने की बात जरूर करेंगी कि मैं तो जाने वाली थी, यदि न्योता आता तो मैं जरूर जाती, लेकिन जहाँ से न्योता आता है वहाँ तो कभी नहीं जाती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं मम्मी जी की हर एक बात का जवाब दे दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे संस्कारों ने मुझे मजबूर कर रखा है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। हेलो, हाँ दीदी कैसी हैं आप? हाँ जानकी मैं तो अच्छी हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो? बस जीजी अच्छी ही हूँ समझो। अच्छा जीजी कुछ दिनों के लिए आ जाइए ना, कितने दिन हो गए आप आए नहीं है, आपकी याद आ गई है मुझे तो। अरे क्या बताऊँ जानकी, नहीं नहीं जीजी कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तो कहती हूँ 1-2 दिनों के लिए आ ही जाइए आप। अच्छा ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो मैं कल ही आ जाती हूँ, लेकिन देख 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगी। अरे जीजी आप आ तो जाइए, पक्का ना आप आ जाएंगी कल? हाँ जानकी मैं आ जाऊंगी। ठीक है फिर मैं बहू से बोलकर आपके पसंद के सारे पकवान बना लूंगी। चल ठीक है जानकी, लेकिन सुन बहू को ज्यादा परेशान मत करना। अरे नहीं नहीं जीजी इसमें परेशानी वाली क्या बात है। ठीक है जीजी, राधे राधे, कल इंतजार रहेगा आपका।
नीलम की शादी को 3 साल हो चुके थे। नीलम अपने ससुराल में ये सब पिछले 3 सालों से झेल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे नीलम की सब्र का बांध टूटने लगा था। लेकिन अब तो नीलम ने भी निश्चय कर लिया था कि वो चुप नहीं रहने वाली है। अब वो अपनी सास की हर एक बात का जवाब देगी। नीलम का पूरा दिन भर का समय पकवान बनाने में निकल जाता है और दूसरे दिन नीलम की सास की बड़ी बहन आ जाती है। सारा नाश्ता तो मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी मम्मी जी अब इसमें 50 कमियां गिना देगी मुझे। अरे सुनो बहू, मेरी बहन आ गई है, तुमने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है ना? जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ मैं सामने। अपनी बहन की कितनी चिंता है इन्हें, इनके सिर का सारा दर्द गायब हो गया। इनके सर में दर्द तो सिर्फ मेरे मायके वालों को देखकर होता है। प्रणाम बड़ी मम्मी। अरे खुश रहो बेटा, कैसी हो तुम? अरे आप भी ना जीजी, इसे भला क्या होगा, मजे से घर में 3 टाइम खाओ, 4 घंटे अपने कमरे में आराम करो। ये आजकल की बहुओं के पास काम ही क्या होता है? अरे मिर्ची मसाला मिक्सी में बांट लेती है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लेती है, पोछा लगाने के लिए वो कौन सा मोपिंग मशीन आ गई है। अरे सारा काम तो ये लोग मशीन से ही करती है, तो भला इन्हें क्या तकलीफ होगी ससुराल में? तकलीफ तो हमारे जमाने में हुआ करती थी बहुओं को। आपको याद है ना जीजी? अरे पूरा साल बीत जाता था, लेकिन कभी हम अपने रिश्तेदारों का चेहरा नहीं देख पाते थे। यहाँ तो हर महीने पूरा कुनबा उठकर आ जाता है बेटी के ससुराल। आपको याद है ना जीजी, मेरी शादी में आपके ससुराल वाले आपको आने नहीं दिए थे, क्योंकि आपकी जेठानी की डिलीवरी होने वाली थी। पहले तो शादी ब्याह जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी घर की बहुएं अपने मायके वालों के यहाँ शामिल नहीं होती थी, लेकिन आजकल तो अरे कोई पैदा हो गया तो बुला लो, उसका जन्मदिन कर रहे हैं तो बुला लो, किसी की शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो बुला लो। और ये आजकल की बहुएं भी कहाँ सास ससुर की बात मानती है, कहीं का न्योता निमंत्रण आया नहीं और एक पैर में जाने को तैयार खड़ी रहती है। अरे जानकी, ये सब छोड़ना, समय बदल गया है। चल देख बहू ने कितने प्यार से गुलाब जामुन और समोसे बनाए हैं, चल खाते हैं दोनों बहन। हाँ जीजी, कब से समोसे और गुलाब जामुन को ही तो तक रही हूँ मैं। ये समोसे का साइज देख रही हैं आप? अरे कोई आकार प्रकार ही नहीं है, बस अदरक की तरह आरे तिरछे बना दी है बहू ने। नीलम की सास लगातार नीलम की बुराई करते रहती है, लेकिन नीलम भी चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते रहती है। नीलम की बड़ी सास 2 दिनों तक रुकती है और इन 2 दिनों में नीलम की बड़ी सास को नीलम में कोई कमी नजर नहीं आई। 2 दिनों के बाद नीलम की बड़ी सास अपनी बहन जानकी को समझाकर वापस अपने गांव चली जाती है। फिर एक दिन नीलम के चाचा चाची आते हैं। नीलम की चाचा की बेटी की सगाई होने वाली थी, तो बस वो सगाई का निमंत्रण देने आए थे। हे भगवान, फिर कौन आ गया? अरे नीलम, जाकर देखो तो दरवाजे पर कौन है। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। अरे चाचा चाची जी आप आइए ना। मम्मी जी, मेरे चाचा चाची जी आए हैं, इनके पास और कोई काम तो होता नहीं। जी नमस्ते समधन जी। हाँ नमस्ते समधन जी, आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ अचानक? वो क्या है ना समधन जी, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, अगले हफ्ते मेरी बेटी की सगाई है, बस उसी का निमंत्रण देने आए हैं। अच्छा, बधाई हो आप लोगों को। नीलम, अपने चाचा चाची को चाय नाश्ता करवाओ, मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। हमेशा की तरह नीलम ने मोर्चा संभाल लिया था और वो बात संभालते हुए अपने चाचा चाची से कहती है, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं चाचा चाची जी, बैठिए ना। वो क्या है ना, मम्मी जी का सुबह से ही सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो आराम करने चली गई। नहीं बेटा, हम लोग तो बस निमंत्रण देने आए थे। प्रणाम चाचा चाची जी। अरे खुश रहो बेटा, और बताओ कैसे हो बेटा प्रमोद? जी चाचा जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ बेटा, हमेशा ऐसे ही खुश रहो तुम लोग। अगले हफ्ते मेरी बड़ी बेटी की सगाई का कार्यक्रम है बेटा, तो आप सब लोगों को सब परिवार आमंत्रित होना है। जी चाची जी, जरूर। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग। लेकिन चाचा चाची जी, अभी अभी तो आप लोग आए हो और ऐसे बिना कुछ खाए पिए जाएंगे, अच्छा लगता है क्या? हाँ हाँ भाई, ये अच्छी बात नहीं है, बैठिए ना आप लोग, कुछ खा पी कर जाइए। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी तो हम लोगों को निमंत्रण देना है काफी घर में, फिर कभी आएंगे ना बेटा हम लोग। जी जरूर आइए चाची जी। नीलम, कल तो तुम्हारे बुआ जी के पोते का बर्थडे है ना? हाँ जी है तो। अरे बेटा, इसे भी कौन कौन सा कार्यक्रम याद रहेगा, आए दिन तो इसके मायके में कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता है, पता नहीं कितना बड़ा कुनबा है। और तू ही बता प्रमोद, क्या सबसे रिश्ता निभाना जरूरी है क्या? ऐसे सबसे रिश्ता निभाने चलोगे तो ससुरालियों के चक्कर में ही तुम तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मम्मी, नीलम की बुआ के यहाँ का ये पहला कार्यक्रम है, तो हम लोगों को तो जाना होगा। लेकिन कल तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक काम कीजिए ना, नीलम के साथ आप ही चले जाइएगा। अरे हम तो कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही बता देती हूँ। क्यों मम्मी, क्यों नहीं जाएंगी आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? और वैसे भी बुआ जी और फूफा जी ने घर में आकर न्योता दिया है, तो हम लोगों का तो जाना बनता है ना, और आपको तो जाना ही चाहिए मम्मी। अरे आलोक बेटा, तू तो घर में नहीं था, तुझे कैसे मालूम इसके बुआ फूफा जी ने खुद आकर मुझे न्योता दिया है? हमको किसी ने न्योता नहीं दिया है। इसके बुआ फूफा जी आए और अपनी लाडली भतीजी को न्योता देकर चले गए, ऐसे होता है क्या? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपने ही तो कहा था ना कि आपके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और आप अपने कमरे में चली गई। अरे कमरे में ही तो गई थी, कोई मर नहीं गई थी, घर में ही थी ना, कोई घर के बाहर तो गई नहीं थी। अरे इतना बड़ा कुनबा है तुम्हारा, लेकिन समझ तो नाम मात्र की नहीं है। ऐसे होता है भला? बेटी के ससुराल आओ और बेटी को न्योता देके चले जाओ। तुम्हारे मायके वालों को तो बस अपने बेटी और दामाद से ही मतलब है, अरे बेटी के सास से थोड़ी ना मतलब है उनको। अरे इतनी भी तो समझदारी होनी चाहिए कि यदि बेटी के ससुराल में न्योता देने गए हैं तो न्योता बेटी को नहीं बल्कि बेटी के सास ससुर को दिया जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हैं, लेकिन समझ तो बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में। अरे हम क्या ऐसे रोड पर ही पड़े हैं जो उठकर कहीं भी चले जाएंगे? मम्मी जी, ये क्या उल्टी बात कर रही हैं आप? मैं क्या उल्टी बात कर रही हूँ? जो होता है इस घर में
में, वही तो बोल रही हूँ। उस दिन तुम्हारे चाचा चाची भी आए तो उन्होंने घर तुम्हारे हाथ में सौंपा। मम्मी जी फालतू की बातें मत कीजिए आप। अरे आप ही तो मेरे जैसे रिश्तेदार आते हैं, उनको देखकर कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। 2 मिनट भी मेरे मायके वालों के साथ नहीं बैठती। और जब आप इतनी बीमारी बताकर जाती हैं अपने कमरे में, तो क्या हम आपको परेशान करें उठाकर? देखिए आप लोग बेकार में बहस मत कीजिए। आपको नहीं जाना है ना तो आप मत जाइए, मैं ही एक दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और मैं नीलम के साथ ही चला जाता हूँ। हाँ बेटा, तू अपना काम धाम छोड़ देना और अपने ससुरालियों के चक्कर काटते रहे, बड़ा अच्छा है तेरा तो। लेकिन मम्मी किसी को तो जाना पड़ेगा ना, वो लोग खुद घर में आकर न्योता दिए हैं। क्यों बेटा, तुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तेरे ससुराल वाले मेरे घर आकर मेरा अपमान करके गए हैं? लेकिन मम्मी इसमें अपमान वाली क्या बात है? नीलम कह रही है ना कि आप कमरे में चली गई थी। वाह, तू भी अब इसकी बोली बोल रहा है। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी बहू मिली है जिसका कुनबा भी ऐसा है जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़ो, कभी इसकी बुआ के यहाँ ये है, कभी इसके चाचा के यहाँ वो है, कभी इसके जीजा के यहाँ वो है। अरे इन लोगों के यहाँ कोई काम धंधा होता नहीं क्या? इतना बड़ा कुनबा है, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो थोड़े से दहेज के चक्कर में आकर इतने बड़े कुनबे वाले के यहाँ से बहू ले आई। ऊपर से मेरा एक बेटा, वो काम धंधा संभाले, अपना घर द्वार देखे, या फिर इतने बड़े कुनबे वाले के यहाँ बस रिश्तेदारी निभाते रहे। अरे काम धंधा नहीं है क्या उसके पास? और रुपए पैसे भी तो लगते हैं ना, फोकट में कहीं आना जाना नहीं होता। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए इनके कुनबे के चक्कर में। देख बेटा आलोक, तू अपने ससुरालियों के चक्कर मत लगा और अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अरे रुपए पैसे जोड़ेगा तो तेरे भविष्य के लिए काम आएगा। इनका क्या है? इनका तो कुनबा इतना बड़ा है कि प्रोग्राम खत्म होने का नाम नहीं करता। अरे आज बुआ के यहाँ जाना है, कल फिर कहेगी कि अपने चाचा के यहाँ चलो, तो बताओ आने जाने में रुपए पैसे नहीं लगेंगे? समय बर्बाद नहीं होगा? तू कब तक अपने ऑफिस से छुट्टी लेता रहेगा? बस कीजिए मम्मी जी, ये क्या बार बार कुनबा 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 लगा रखा है आपने? क्या शादी के समय में आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? तब तो आपको बड़ा प्यार आ रहा था, बड़ा नाच कर रही थी आप मेरे कुनबे से। क्यों, अब क्या हुआ आपको? अब क्यों हर रोज कुनबा 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 का रट लगाए रहती हैं आप? अरे मेरी शादी के समय में जब मेरे इतने बड़े कुनबे ने भर भर के गिफ्ट दिए थे आप लोगों को, तब मेरा कुनबा आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। तब तो आप अपने सारे रिश्तेदारों को बड़ा उछल उछल कर बता रही थी कि बहू का कुनबा इतना बड़ा है और इतने बड़े कुनबे की वजह से बहू को इतना दहेज मिला है। लेकिन अब क्या हो गया? लेते समय बड़ा अच्छा लगा आपको और आज अब मेरे कुनबे से आप लोगों को रिश्तेदारी निभानी है तो आपको मेरे कुनबे से दिक्कत हो गई है। मतलब कुल मिलाकर लेना अच्छा लगता है आपको और देते समय रोना आ जाता है। और ये क्या देने देने की रट लगा रखी है आप? इतना देना पड़ता है, उतना देना पड़ता है। अरे उन लोगों ने तो हमें इतना दिया है जिसका आधा से आधा हिस्सा भी हम लोगों ने उनको वापस नहीं किया है, तो क्या लेने का ही फर्ज होता है, देने का नहीं? और दूसरी बात, जब भी आपके मायके पक्ष से या आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तब तो आप उछल उछल कर उनके साथ बैठती हैं, खूब पकवान पूरी खाती हैं उनके साथ बैठकर। लेकिन जब भी मेरा कोई आता है आपके सिर में अचानक से दर्द हो जाता है, कमर पीठ अकड़ने लगती है आपको। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब नहीं करूंगी। जैसे आपको अपनी रिश्तेदारी प्यारी है ना, वैसे मुझे भी अपना मायका प्यारा है। आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए। और सुनिए जी, आपको भी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी कि आप चलकर मेरे मायके वालों से रिश्तेदारी निभाइए। आप अपना काम धंधा देखिए। रही बात मेरी रिश्तेदारी की है तो है वो मेरी रिश्तेदार और मैं उनसे रिश्तेदारी बखूबी निभा लूंगी। और मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप बार बार ना मेरे कुनबे का बखान करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आप मेरे रिश्तेदारों को देखकर कमर पीठ का दर्द बताकर अपने कमरे में चली जाती है ना, मैं भी अगर वैसे ही करने लगूं तो सोचिए जो आप अपने रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलवाती है मेरे हाथ से, वो सब कर लेंगी आप। देख ले बेटा देख ले, अरे इसकी इतनी हिम्मत, तेरे सामने ये तेरी माँ को कैसे कैसे जवाब दे रही है। अरे मुंह के मुंह पर दुनिया भर का सुना रही है और तू यहाँ चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है। मम्मी मैं क्या बोलूं, ये तो होना ही था। आप बार बार इस तरह की बातें बोलेंगी मम्मी तो कोई सामने वाला कब तक सहन करने करेगा? अरे सहन करने की भी एक सीमा होती है हर किसी की। मम्मी कभी भी किसी से शिकायत भी उतनी करो जितनी वो बर्दाश्त कर सके। एक काम करो नीलम, तुम जाकर पैकिंग कर लो, हम दोनों चलेंगे तुम्हारी बुआ के घर। धन्यवाद जी। ठीक है माँ, अब आप भी अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ यहाँ के लिए बैठी रहें। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओगे तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं बुढ़िया के लिए घर में क्या करूंगी? एक काम करो ना, मुझे भी ले चलो अपने साथ। मम्मी काश ये बात आप पहले ही समझ लेती तो आज आपको इतने अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। ना चाहते हुए भी हमने आपका इतना अपमान किया, माफ करना मुझे। मम्मी हम अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में अपने पास के लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये याद क्यों नहीं रहता कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आन पड़ेगी या हम कोई तकलीफ में होंगे तो दूर के लोग तो बाद में आएंगे, पहले जो हमारे साथ रहता है वही हमारे काम आएगा। अरे मम्मी हंस के करे चाहे रो के करे, सास ससुर की सेवा तो बहू ही करती है। मम्मी मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, जिस दिन से नीलम इस घर में आई है उस दिन से आज तक आपने उसे अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा है। फिर भी उसने अब तक सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। इसीलिए आपके पास अभी भी समय है। यदि आपने अपने व्यवहार को नहीं संभाला तो आप आज ही की तरह हमेशा अकेली रह जाएंगी। ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। हे भगवान, सब मेरी ही गलती है, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं बहू के रिश्तेदारों से इतनी नफरत